नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीएससी पीटी एग्जाम काफी नजदीक आ गया है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज है और पूरे 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कि पहला आज आप यहाँ देख रहे हैं। कुल 100 MCQs है, बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट पे, बाइलिंगुअल है, तो इसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया, यहाँ देखें सही कौन सा है ये बताना है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट थे। पहले वाले में कहा गया कि कोटदीजी नाम की जो जगह है वहां से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। और बी वाले ऑप्शन में, मतलब बी वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि कालीबंगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी से विश्व का सबसे पहला जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, आप देख लीजिएगा। और सेंधो निवासियों ने सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया था। अब सही कौन सा है? तो बाकी 3 गलत हैं, केवल डी वाला इसका सही है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कपास की खेती करना ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहले शुरू होता है। बाकी 3 गलत क्यों है? तो पहले वाले में देखिए कोटदीजी से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से ये कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से नहीं बल्कि राखी गढ़ी को हम कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा में। और कालीबंगा में विश्व का सबसे पहला जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। तो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा दिया था, केवल डी वाला सही था। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक किताब है जिसका नाम है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि पूरे भारत में उसके छिटपुट स्थान प्राप्त हुए हैं, तो इसे हम भारतीय सभ्यता भी कहते हैं, भारत की प्राचीन या एकदम शुरुआती सभ्यता। तो इस पर लिखी गई ये किताब है। लेखक का नाम आपको तलाशना है। लेखक के नाम के तौर पे इसमें रेमंड ऑल्चिन का नाम दिया है। मधुकर केशव धवलीकर है, ये भारतीय इतिहासकार हैं, इनका नाम दिया है। ब्रिजेट ऑल्चिन ये दिया हुआ है। और लास्ट वाले में कहा गया कि ये जो दोनों जने आल्चिन हैं, मतलब रेमंड और ब्रिजेट, दोनों ने मिलकर लिखा है। तो यही सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। रेमंड और ब्रिजेट दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा था, जिसका नाम था द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और तीसरे वाले प्रश्न को आप देखें, इसमें तो सरल है। पूछा गया है कि जो 4 वेद हैं हमारे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नवीन जो है वो अथर्ववेद। तो इनमें से कितने वेदों को एक साथ रखकर हम संहिता कहते हैं? तो संहिता 4 वेदों को मिलाकर कहा जाता है। उसमें 3 नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा, वो त्रयी हो जाएगी, वेद त्रयी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबको मिला देंगे तो बन जाएगा सहित रूप यानी संहिता। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। कहा गया कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म से संबंधित है। आप जानते ही हैं, गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है काफ़ी लंबी चौड़ी है और दिगंबर संप्रदाय से बिलोंग करती है, तो उसको नहलाया जाता है। तो ये कितने वर्ष के अंतराल पे श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में जगह है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, आवश्यक नहीं है कि सिर्फ वर्ष ही पूछे। ये जो जानकारी दी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका आयोजन होता है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक राज्य में, तो अंतराल बताइए आप। और ये 12 वर्ष का अंतराल होता है। 12 वर्ष के अंतराल पे ये बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कि कहा जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र थे। तो उनका यहाँ पे मस्तकाभिषेक होता है, ऊपर से ऐसे नहलाते हैं। आगे चलते हैं। 12 वर्ष का अंतराल आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि मौर्य काल का जो समय था, मतलब काल मतलब समय ही होता है, तो भूमि मापन के समय कौन सा कर वसूला जाता था? बहुत तरह के टैक्स लगते थे और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत और सुदृढ़ था, मतलब अलग अलग तरीके की संरचनाएं उसमें थी। आचार्य चाणक्य ने ऐसा ताना बाना बुना था कि वो बहुत परफेक्टली वर्क करता था। तो इसमें ये पूछा गया कि भूमि मापन के समय कौन सा टैक्स वसूला जाता था? बताइए, बलि होता था, हिरण्य होता था, रज्जुक होता था या फिर विविध कर होता था? बताइएगा इसमें से। ये सरल है, आराम से अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। रज्जुक नाम का कर होता था, जिसे कि रज्जू भी कहा जाता है। बाकी जो कर है उनको भी जानना आवश्यक है। बलि जो है वो धार्मिक कर होता था, मतलब एक तरह की आहुति दी जाती थी, तो उसको कहते थे बलि। हिरण्य कर नगद कर होता था और इसमें स्वर्ण की मात्रा होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिरण्य। बाकी रज्जु को आपने देखा। और विविध जो है वो चराई कर होता था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बहराम जी एम मालाबारी द्वारा गठित
जो संगठन था सेवा सदन उसका नहीं था। मतलब सेवा सदन नाम का संगठन ये बहराम जी एम मालाबारी ने गठित किया था। तो पहले तो संगठन का ही नाम आप देख लीजिए। और अब इसका उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य नहीं था, मतलब बाकी 3 होंगे। तो पहला वाला है बाल विवाह का विरोध ये करते थे, ठीक। उसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते थे, सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान करते थे, और इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। असल में 1908 में सेवा सदन की स्थापना होती है मुंबई में, यानी तत्काल का जो बम्बई था, और बहराम जी एम मालाबारी इसको स्थापित करते हैं। महिलाओं का कल्याण करना और दबी कुचली महिलाओं को ऊपर उठाना, ये इनका उद्देश्य था। तो इसमें विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की जाती है, जो शोषित महिलाएं हैं उनके उत्थान का भी बात किया जाता है। तो सब कुछ इसमें था, और इसीलिए डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, अर्थात इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। ये गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में शतपत्रे को क्रमानुसार प्रकाशित किया था। अब यहाँ आप देखें, केसरी दिया है, प्रबुद्ध भारत दिया है, उद्बोधन दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाकर नाम का समाचार पत्र था। असल में गोपाल हरि देशमुख जो है, इन्होंने सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए ये जो प्रभाकर समाचार पत्र है इसमें क्रमिक रूप से प्रकाशन किया था। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़ा नहीं है। तो कई सारे लोगों का नाम जुड़ा था, इसमें से जो नाम नहीं है वो आपको चुनना है। तो इसमें गोपाल गणेश अगरकर का नाम दिया है, बारिंद्र कुमार घोष भी हैं, जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी हैं, और पुलिन दास का भी नाम है। देखकर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोपाल गणेश अगरकर, ठीक। ये इससे बाहर है। 1902 में कलकत्ता और ढाका दोनों जगह पे होती है इसकी स्थापना, यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा, पुलिन दास भी इसमें जुड़े हुए थे। तो ये 4 नाम तो हैं, लेकिन इसमें से गोपाल गणेश अगरकर का नाम नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ एक्ट दिए हैं, जैसे चार्टर एक्ट है 1853 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 वाला, जो कि 1857 के रिवोल्ट के ठीक बाद जारी होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो इसमें से डी वाले को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से तो कोई नहीं है। वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया। उससे पहले ये भारत का अंग हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। तो लगातार 2 बार वो विजेता सिद्ध होते हैं, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। और अंत में दिक्कत ये होती है कि गांधी जी के साथ इनकी पटती नहीं है, गांधी जी इनके विचारों को पसंद नहीं करते हैं। तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे, पट्टाभी सीतारमैया, और वो चाहते थे कि मेरे ही नाम पर वो जीत जाए। ऐसा होता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता उन पर हावी हो जाती है और वो दोबारा जीत जाते हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं कि ये मेरी ही पराजय है, और अंत में सुभाष चंद्र बोस को उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो कौन सा था, इसमें आप देखें, कांग्रेस के पद, जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था उससे इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो वो डेट आपको बतानी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला, 29 अप्रैल 1939। ये आप देखें, 29 अप्रैल 1939 समय था, और 3 मार्च 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, यानी अब अपना दल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें कहा गया कि भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले किस वर्ष में पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग के पास में सिद्रपोंग नाम का स्थान है वहां पर हुई थी। तो इसका जो स्थान है वो भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिलहाल डेट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर 1897 होगा, काफ़ी पहले हुई थी, 1897। तो करेक्ट आंसर हमने ए वाले को चुना। इसके बाद 12वें प्रश्न में देखें, कहा जा रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। तो देखकर बताइए सतपुड़ा रेंज कहाँ तक फैली है, देख लीजिए। तो विस्तार इसका देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इसका मतलब यह है कि इसमें सब कवर होते हैं, तो डी वाले को ही चुनना है। 13वें प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। इसमें रीमो ग्लेशियर है, मिलाम है, रूपल है और चोगोलुंगमा है। इसमें आप नाम देखकर बताइए। तो डी वाला हो जाएगा। चोगोलुंगमा की लोकेशन कहाँ पे है, ये काराकोरम में है। बाकी जितने हैं उनकी भी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। रीमो की जो लोकेशन है वो सियाचिन क्षेत्र में है, लद्दाख वाला जो सियाचिन है वहाँ पे है। मिलाम आप जानते ही हैं उत्तराखंड में है, और रूपल हिमनद पड़ता है कश्मीर में। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। 14वें को देखें, कहा जा रहा है कि द वनली कॉमर्शियली ऑपरेटेड लेड माइन
जो लेड के उत्खनन का स्थान है वो जावर में है, जो कि जावर क्षेत्र है राजस्थान में। तो विच इज़ ऑपरेटेड बाई, अब ये किसके द्वारा ऑपरेट होती है जरा बताइए, इसका संचालन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड है, वेदांत लिमिटेड है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी दे रखा है, देखकर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली जो सीसे की एकमात्र खदान है वो राजस्थान में यहीं पर स्थित है, जावर में, और इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है फिलहाल इसको देख रहा है। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। 15वें को देखिए, 2011 का ही सेंसस अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो देश में कितनी जनगणना नगरों की संख्या थी ये बताइए, जनगणना नगरों की तादाद बतानी है आपको। और इसका बी वाला हो जाएगा। 2 तरह के नगर होते हैं, एक तो वैधानिक नगर होते हैं, तो उनकी संख्या 4041 थी, लेकिन जनगणना नगर जो थे उनकी संख्या थी 3894। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। कहा जा रहा है कि ओकुन का नियम किस देश की विकास दर और किस दर के बीच में संबंध को दर्शाता है। मतलब किसी भी देश की जो विकास दर होती है, यहाँ पे हर देश पे ये लागू होता है, तो ओकुन का जो नियम है वो किसी देश की विकास दर और कौन सी दर के बीच में रिलेशन दिखाता है। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको यहाँ पे, मतलब ये है कि ये किसी भी देश की ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में रिलेशन को दर्शाता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। उत्तर प्रदेश के, अब यहाँ ब्लैंक स्पेस है, कहा जा रहा है कि प्रथमा बैंक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसका स्थान आपको बताना है, मुरादाबाद का था ये, इलाहाबाद का था, सहारनपुर का था, या इसमें से कोई भी स्थान नहीं। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन चुनिए, क्योंकि ये पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जो कि मुरादाबाद में खुलता है और इसका नाम था प्रथमा बैंक। ठीक, इसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1975। तो मुरादाबाद इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यागा वेणुगोपाल रेड्डी निम्नलिखित में से किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, मतलब कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, 14वें, क्योंकि बाकी जो है वो भी आप जान लीजिए। देखिए इसका सी वाला ऑप्शन चुना। चक्रवर्ती रंगराजन, मतलब डॉक्टर रंगराजन जिसे आप कहते हैं, तो ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वें के थे विजय केलकर, 14वें के थे यागा वेणुगोपाल रेड्डी और 15वें के थे नंद किशोर सिंह, ठीक, NK सिंह जिन्हें आप कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। 19वें को देखिए। अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग 1993 में सबसे पहले किसने किया था, कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा ये किया गया था। नाम आप देख लीजिए, जॉन टिनबर्गन का नाम दिया है, इरविंग फिशर का नाम इसमें नाम दे रखा है, इसके अलावा लॉरेंस क्लेन का नाम दिया है और रैगनर फिश का नाम दिया हुआ है। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। रैगनर फिश, इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, मैक्रो और माइक्रो। आगे चलते हैं, डी वाले ऑप्शन को इसमें हमने चुना है। ठीक, इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में नीति आयोग की स्थापना की घोषणा कब की थी। ये अनाउंसमेंट कब होती है, यहाँ डेट दी हुई है 26, मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये 2014 की डेट है। उसके अलावा 26 जनवरी 2015 और 15 अगस्त 2015, तो सन भी आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया जा रहा था आज़ादी के मौके पे, तो उसी में इसको संबोधित किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है कि अब योजना आयोग की जगह पे एक नया थिंक टैंक स्थापित होगा जिसका नाम है नीति आयोग। तो ये डेट क्या थी, बी वाला चुन लीजिए, 15 अगस्त 2014। इसके बाद 21वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। डॉक्टर KM मुंशी संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस लघु समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी लघु समिति थी जरा देखकर बताइए। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी थी, इसके अलावा प्रत्यायक कमेटी जिसे आप क्रेडेंशियल कमेटी कहते हैं वो वाली थी, या फिर हाउस कमेटी थी, या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी। यहाँ समितियों के नाम दिए हैं और ये सभी लघु समितियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से जो कार्य संचालन समिति है यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस, उसके ये अध्यक्ष थे। बाकी जो है जैसे वित्त और कर्मचारी समिति है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे। डी वाले को पहले चुन लीजिए। देखिए वित्त और कर्मचारी समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे। प्रत्यायक समिति जो है क्रेडेंशियल कमेटी, उसको अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के जिम्मे सौंपा गया था। और सदन समिति जो थी हाउस कमेटी, उसको पट्टाभी सीतारमैया हैंडल कर रहे थे। 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अब ऐसे ये स्टेटमेंट है, तो किसका ये जो स्टेटमेंट है इसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया, मतलब कौन सी किताब में ये दिखाई देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान की जो मोटी किताब है उसमें कहा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इसको कहा गया है, या इसमें से कोई नहीं है। तो 22वां का बताइए, इसका बी वाला हो जाएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी, इसमें ये कथन कहा गया था।
और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं जिनका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन, उन्होंने कहा था। और इस वक्तव्य का उल्लेख उनकी किताब में मिलता है जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये उनकी किताब थी, ये हमारा संविधान नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। 2011 के कौन से नंबर के संशोधन अधिनियम के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया? उड़ीसा से जैसे ओडिशा हुआ वैसे ही इसको ओडिया कर दिया गया। तो बताइए ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? और ये था सी वाला, इसमें ऑप्शन चुनिएगा, 96वें नंबर का 96th अमेंडमेंट था जिसमें कि ये नाम चेंज किया गया है, हल्का सा संशोधन किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की एक लघु समिति प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता की थी? ये जो प्रेस गैलरी कमेटी है ये एक छोटी कमेटी थी। तो अध्यक्ष कौन था? नाम इसमें दिया है, आप देखें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। उषा नाथ सेन के द्वारा इसको हैंडल किया गया था, मतलब वो इसके अध्यक्ष थी। बाकी जो है उन्हें आप देखें, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के साथ जो बातचीत के लिए कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि वित्त आयोग का कौन सा नंबर है, मतलब कौन से नंबर के वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए 80वें नंबर का संशोधन करना पड़ा संविधान में, जो कि सन 2000 में लागू किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। ये कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन था, जरा बताइएगा। तो 25वें का करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ये 10वां फाइनेंस कमीशन था, 10वें नंबर का वित्त आयोग था जिसकी सिफारिश पर यह काम किया गया था। और 80वां संशोधन उसी की सिफारिश पर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है? अब यहाँ से साइंस वाला मतलब फिजिक्स का सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। तो 0 हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, न्यूनतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान पृथ्वी या किसी भी ग्रह के संदर्भ में केंद्र चूंकि गुरुत्व का होता है, मतलब किसी भी वृत्ताकार आकृति का जो गुरुत्व केंद्र है वो इसके मध्य भाग में यानी केंद्र जो उसका सेंटर है उस पर पाया जाता है, तो वही गुरुत्व का स्रोत है। अब उसके जितना कोई चीज़ पास रहेगी उतना ही ज़्यादा वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा और उतना ही त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो पृथ्वी बराबर तो है नहीं चारों ओर से, ध्रुवों पर ये चिपटी है और जो विषुवत रेखा है वहाँ पे उभरी हुई है, बल्ज पाया जाता है। तो उसी आधार पे आप निर्णय लीजिएगा केंद्र से दूरी कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो इसीलिए सी हो जाएगा, अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर चिपटी है तो केंद्र से वहाँ अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे जो रेडियस है वो कम है, तो दूरी कम है इसलिए गुरुत्व का प्रभाव भी अधिक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उस उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है, उस उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, या उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। 3 यहाँ पे दिए हुए हैं और डी वाले में ये कह दिया गया कि उस उपग्रह की मतलब जो भी सैटेलाइट है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जब हम आपस में सम कर देते हैं यानी योग कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होता है वो वहाँ पे काम करता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है, अब यहाँ बात कुल ऊर्जा की जा रही है तो जोड़ना पड़ेगा ही। तो इसमें हम स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे, लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उसको हम जोड़ देंगे गतिज ऊर्जा के साथ और हमें प्राप्त हो जाएगी कुल ऊर्जा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन द लिक्विड्स। द्रवों में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? देखिए, सरफेस टेंशन नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं काम करता है, विस्कोसिटी ही नहीं होती है, या फिर फ्लोटेशन का गुण नहीं होता है। फ्लोटेशन मतलब प्लवन की बात हो रही है। तो 28 का करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए, वायुमंडलीय दबाव ये असल में गैसों का गुण है। प्रभाव भले ही द्रव पर डाले लेकिन ये उसका गुण नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब उसके गुण हैं, जैसे कि पृष्ठ तनाव और श्यानता यानी विस्कोसिटी यानी उसका पतला या गाढ़ा होना, और बाकी प्लवन तो काम करेगा ही यानी तैरने वाला, तो फ्लोटेशन वाला। मतलब 3 जो है वो द्रव के गुण हैं, केवल यही जो है ये गैस का गुण है, तो इसको बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखें। कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जमीन में किसी चीज़ की कमी होती है। अब किस चीज़ की कमी होती है? अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो कीड़ा खाने वाले पौधे होते हैं, पिचर प्लांट होते हैं या जो इस तरह के होते हैं, तो वो मूल रूप से मांसाहारी होते हैं, सिर्फ वो मांस ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आम पौधों की तरह से ही होते हैं, लेकिन बेचारों के पास कुछ खास तत्व की कमी पाई जाती है वहाँ की मिट्टी में, तो वो मजबूरी में कीड़ों का शिकार करते हैं उसकी पूर्ति के लिए, और वो होता है नाइट्रोजन। वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन कम होती है, तो नाइट्रोजन उन्हें सर्वाइव करना है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीड़े खाकर अपना काम चलाते हैं।
बाकी उनकी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है वो सामान्य तरीके से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखें, यहाँ पर एडिबल पार्ट दिया है और प्लांट दिया है। हर पौधे से हम कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसका कौन सा पार्ट खाते हैं? जैसे कि आलू का हम तना खाते हैं। अब इसमें से आपको गलत चुनना है, ध्यान दीजिएगा। आलू का हम तना खाते हैं, गन्ने की जड़ खा लेते हैं, और दिया है कि मेथी की पत्तियाँ खाते हैं, हालांकि उसके दाने का भी इस्तेमाल करते हैं, और पत्ता गोभी का फूल खाते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा गलत होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। गन्ने की हम जड़ नहीं खाते हैं। गन्ना या प्याज या आलू इन सब का हम तना इस्तेमाल करते हैं, गन्ने की जड़ में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक। तो रूट जो है शुगर केन की हम नहीं खाते हैं, बाकी सब सही। आगे चलते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे पत्तियां हम खाते हैं, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, इन सब की। और फूल हम खाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी का, और भी फूल होते हैं लेकिन मूल रूप से। जड़ हम खाते हैं गाजर की, चुकंदर की, मूली की और शकरकंद की। आगे बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 31 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। यहाँ ये बताया गया ना कि कोई संख्या थी, पहले तो उसमें 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया, और ऐसे जो हमें अंतिम में संख्या प्राप्त होती है उसको 30% फिर कम कर दिया जाता है। तो मूल संख्या में कमी या वृद्धि के प्रतिशत की गणना हमें करनी है, और एक पूर्णांक के निकटतम हमें मान भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। 9% की गिरावट होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो 30% तो यही हो गया, और फिर 30 घटा दिया गया तो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जो मूल संख्या है उसका 30% माइनस किया जा रहा है। मतलब जब हमें प्राप्त हुई जो संख्या है, 10% आपने बढ़ाया तो एक नई संख्या बनी, फिर 20% बढ़ाया तो एक और नई संख्या बन गई, और वो जो सबसे नवीनतम संख्या है उसमें से आप 30% घटा रहे हैं, तो इसका जो है 9% की इसमें गिरावट आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखिए। कहा जा रहा है कि यदि √4096 का मान आता है 64, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो करनी वाली राशि है उसका आपको पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसे जोड़ना पड़ेगा। तो वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ दशमलव वाला दिया है। भाग विधि से कैसे निकालते हैं? 40.96 है, तो पहले तो इसका पेयर बनाइए, 2 का पेयर बन जाएगा। अब काटिए, किससे कटता है? तो 6 से यहाँ 6 बार ले जाइए, 36 आएगा। ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। फिर जब सबका मान आ जाए तो उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे अंततः जो आपको परिणामी इसमें प्राप्त होगा वो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी 7.1104। अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 33 को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि 1200 सेब एक लड़कों के समूह के बीच में बांटे गए। मतलब एक लड़कों का झुंड था, उसमें 1200 सेबों का वितरण किया गया, और प्रत्येक विद्यार्थी को 3 सेब मिलते हैं। इस छात्र समूह में 30% छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से कितना है? मतलब यहाँ अनुपात दोनों का निकालना है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये जो संख्या यहाँ दी है ना, 1200 सेब और 3 सेब प्रत्येक को मिलते हैं, इससे बहुत आराम से आप ये पता कर सकते हैं कि समूह में कितने विद्यार्थी थे, छात्र छात्रा मिलाकर। और उसके बाद तब जब रेशियो निकालेंगे कि 30% छात्रा उसमें से हैं, तो उसके हिसाब से लड़कियों की संख्या, तो आपको इसमें से जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा सी वाला, यानी 3:7, यानी 3:7 का अनुपात। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखिए। इसमें आपको दिया है कि 0.532 और यहाँ 2 जो लिखा है, मतलब 32 जो लिखा है उसके ऊपर बार का सिंबल है, तो ये किस भिन्न के बराबर है? आप बताइए कि ये कौन से भिन्न का समरूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 527/990। देखिए इसका अगर आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके लिए एक अलग वीडियो बने जिसमें कि हर सवाल को बाकायदा एक एक उसका स्टेप हल करके बताया जाए। यहाँ तरीका सिर्फ आपको बता दिया जा रहा है कि कैसे निकलेगा, लेकिन अगर बाकायदा एक एक स्टेप आप हल किया हुआ चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा जिसमें कि मैथमेटिक्स के और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके सारे सवाल आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल इसमें सिर्फ तरीके के साथ और आंसर के साथ बताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 527/990। मतलब इसका जो अंश है वो 527 होगा और जो हर यानी डिनोमिनेटर है वो 990 होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो इस रूप में प्राप्त होगा। जब आप ब्रैकेट वाला नियम पढ़ते हैं ना, मतलब छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके अलावा बड़ा वाला, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए। 35वें क्वेश्चन में कहा गया कि 2 संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल जो है वो 60 है। 2 नंबर हैं जिन्हें कि आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो 40 प्राप्त होता है, गुणा कर देते हैं तो 60 प्राप्त होता है। तो उनका जब आप व्युत्क्रम कर दें यानी जगह बदल दें तब क्या होगा? तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आप देखें।
पहले तो आपको ये मालूम है कि संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 60 है। अब व्युत्क्रम करके उसका योग ज्ञात करना है। तो योग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, कोई परिमेय संख्या मिलेगी और वो परिमेय संख्या जो है वो 2/3 होगी, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है। पूछा गया है जगन्नाथ जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो जब व्यंजनों का आपस में योग होता है तो व्यंजन संधि होती है और यहाँ पर वही हो रहा है, तो इसमें जो संधि है वो कौन सी है, व्यंजन संधि हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है जिसमें कहा गया जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, बहुत तेज गति से हाथ चलाता हो, तो उसको क्षितिज कहेंगे, क्षुधातुर कहेंगे, छत विछत कहेंगे या क्षिप्रहस्त कहेंगे। तो क्षिप्र का मतलब होता है तेज और हस्त मतलब हाथ, तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहेंगे। बाकी क्षितिज आप जानते ही हैं क्या होता है, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और मूल रूप से ये वो स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा होता नहीं है कि धरती आकाश मिल रहे हैं, लेकिन दूर कहीं ऐसा लगता है कि दोनों आपस में एक हो गए। और क्षुधातुर यानी भूखड़, जिसे कि बहुत भूख लगी हो। छत विछत आप जानते ही हैं, जिसे एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। 38वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि विष और विष, ये देखिए विष दिया है, यहाँ मूर्धन्य श है और यहाँ छोटा वाला स है विष। तो इसमें से जो युग्म दिया है सही अर्थ आपको चुनना है, यानी विष का सही अर्थ क्या है और विष का सही अर्थ क्या है। तो जहर और क्रोध होगा, विश्वास और जल होगा, जहर और कमल की डंडी होगा या फिर क्रोध और विश्वास होगा। तो विष का मतलब तो आप जानते हैं कि जहर होता है, तो इसमें आप आराम से 2 विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बचता है ए वाला और सी वाला। अब बताइए कि ये वाला जो विष है इसका क्या मतलब होगा, क्रोध होगा कि कमल की डंडी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। जो ये लिखा है ना विष ऐसे, ये कमल की डंडी को कहा जाता है। कमल का जो ऐसे लंबा ट्यूब जैसी डंडी होती है उसको बोलते हैं विष। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 में अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। तो पहले वाले में कहा गया कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, और दूसरे में कहा है कि मेरे जाने से कुछ भी हो सकता है, कौन अच्छा खाना खाएगा, और अंतिम वाले में कहा गया तुमसे मिलकर जाना चाहता हूँ। तो ए वाला इसमें जो दिया हुआ है वही गलत है, ऐसा उत्तर में दिया है, लेकिन यहाँ आप देखें कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ए वाला वाक्य तो पूर्ण शुद्ध है। दूसरे वाले में भी आप देखें तो इसमें मेरे जाने से कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें से भी को हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक अव्यय है और अव्यय का बार बार इस्तेमाल वाक्य को खराब करता है। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे जाने से कुछ हो सकता है, तो ये वाक्य ठीक हो सकता है। और सी वाला एकदम परफेक्ट है। कौन अच्छा खाना खाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है और वाक्य में कोई समस्या नहीं है। हाँ, जरा डी वाले को देखिए, तुमसे मिलकर जाना चाहता हूँ, इसमें कर्ता ही गायब है। तुम जो है वो कर्ता नहीं है। यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है जो कि खुद इस बात को कह रहा है। तो यहाँ होना चाहिए मैं तुमसे मिलकर जाना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ मैं का लोप है और इसीलिए ये वाक्य गड़बड़ है। तो कर्ता का लोप हो गया। डी वाला ऑप्शन इसका होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, डी वाला है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कवि हरिऔध की एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम आप बताएं। मृत्युंजय उनकी रचना है, पलाशवन उनकी रचना है, मुक्ति मार्ग उनकी रचना है कि चुभते चौपदे, चौपदे ऐसे जो कि चुभें, तो यही इनकी रचना है, चुभते चौपदे, और बी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक अंग्रेजी का पैसेज है जो कि अनसीन पैसेज है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उसके उत्तर देने हैं। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न चूंकि आसान होते हैं तो आप प्रश्न से भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो प्रश्न को पहले देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच एक्टिविटी इज अवेलेबल एट मंगम मरीपेटा। ये जो जगह है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी अवेलेबल है। अब यहाँ जरा आप वापस जो पैराग्राफ है इसमें आइए। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। कहा जा रहा है, इस पैराग्राफ को देखें, द एक्टिविटीज़ विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 20 days, टाइम प्रॉमिसिंग टू गिव एन एक्साइटिंग ग्लिम्स टू विजाग टू एरो एडवेंचर लवर इन अ वे नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया है कि वी हैव पार्टनर्ड विथ AP टूरिज्म टू प्रमोट एरो एडवेंचर फॉर फर्स्ट टाइम इन द सिटी. We will be getting 1 powered parachute and a paratrike in 2 weeks time, following which aero adventure activity will commence, says B. Balaram Naidu. ये जो कथन है ये बी बालाराम नायडू के द्वारा कहा गया है और ये डायरेक्टर हैं लाइव इन एडवेंचर्स के। तो इसके साथ ये भी कहा गया कि द 2 सीटर्स, यहाँ आप देखें, द 2 सीटर पावर्ड पैराशूट विल बी इक्विप्ड with 55 horsepower engine and will take people up to height of 500 feet. मतलब लोगों को ये 500 फीट की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगा, ऐसा पैराशूट यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ नियरली अ डिकेड इन द इंडियन नेवी एज अ स्काई डाइविंग
यहाँ आप देखें इंडियन नेवी में इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके बाद ये स्काई डाइविंग में एक्सपीरियंस प्राप्त किए हुए हैं एंड एरो एडवेंचर ट्रेनर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। बालाराम नायडू नाउ वांट टू मेक विजाग एट एडवेंचर, माफ कीजिए यहाँ पर जो नीचे वाला है उसे देखिए, विजाग एज डेस्टिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स ब्रिंगिंग इन अ क्लच ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू हिज एडवेंचर कंपनी लिव इन एडवेंचर्स। तो इसमें इस तरह से ये पूरा दिया है और अब आपको ये बताना था कि ये जो मंगम परिपेटा जो है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी को अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ नीचे आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि कयाकिंग यहाँ पे शुरू की जाएगी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, कयाकिंग वाला। ठीक, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है उसमें से कयाकिंग यहाँ पे चलेगी। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ आप देखें मिस्टर बी बालाराम नायडू हैज़ वर्क विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ इन्होंने काम किया था। काम करने का इनके पास मतलब एडवेंचरस वर्क का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ ये जुड़े हुए थे, आर्मी के साथ, नेवी के साथ या फिर पैरा ट्रूपर्स जो है उनके साथ इनका अटैचमेंट था। तो इंडियन नेवी के साथ ये जुड़े हुए थे, आपने पीछे देखा ना, नेवी के साथ इनका कनेक्शन था। और लिविंग एडवेंचर्स हैज़ कोलेबोरेटेड विथ, यहाँ आप नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए, कोलेबोरेटेड विथ हुम टू ब्रिंग एडवेंचर एक्टिविटी टू विजाग, किसके साथ इन्होंने कोलेबोरेशन किया है इनकी कंपनी ने। यहाँ पर बी बालाराम नायडू का नाम दिया है, एपी टूरिज्म का नाम दिया है, इंडियन नेवी है और विजाग है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, एपी टूरिज्म होगा। अभी आपने ऊपर देखा है एपी टूरिज्म के साथ इन्होंने कोलेबोरेट किया है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा जा रहा है कि सिनोनिम्स बताइए, यहाँ जो वर्ड दिया है उसका समानार्थी आपको खोजना है। तो अराउज दिया है, अब इसका समानार्थी इसमें से ढूंढिए। तो पहले में दिया है, इसमें पहला आप देख रहे हैं डिसएंचेंट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वशीकरण, जादू टोना या फिर मोह कहा जाता है, मतलब मोह पाश में बांधना, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला है डिस्करेज और उसके बाद अगला शब्द दिया है सीज और अंत में दिया है इनसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला होगा, इनसाइट, अर्थात उत्तेजित। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। 45 को आप देखें, इसमें भी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये विलोम वाला है। एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है कि एंशिएंट का उल्टा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट बताइए। तो फॉर्मर होगा, एब्सोल्यूट होगा, मॉडर्न होगा या फिर हिस्टोरिकल होगा। तो ये तो सिंपल है, मॉडर्न होगा। वैसे भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट और मॉडर्न को आपस में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से रीजनिंग आपकी चालू है और कहा गया कि इंग्लैंड वर्ड जो है इसको कोड करके हम इस रूप में ट्रांसफ़र किए हैं कि इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 6 इस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर हम फ्रांस को कन्वर्ट करें, देशों के नाम को हम क्या कर रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्रांस को कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि 785291। ये दोनों हमने कोड में तब्दील कर लिए। अब हमें ग्रीस को ऐसे ही बदलना है, तो कैसे लिखा जाएगा। इंग्लैंड को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, फ्रांस को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, तो उसी आधार पे बताइए कि ग्रीस को कैसे लिखेंगे। और इसमें से हम लिख सकते हैं 387536, यानी जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया है। असल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 387536, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। इसे आप कोड करिएगा ना, जिससे कि आप इंग्लैंड को अगर तोड़ते हैं तो इस रूप में दिखाई देगा। इसकी कोडिंग करके देख लीजिएगा। तो ग्रीस का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 387536। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं, मतलब उनमें सिमिलरिटी है, एक उससे बाहर है। तो जो बाहर है वो कौन सा है बताइए। गोदावरी, महानदी, ताप्ती और कृष्णा हैं तो सभी नदियाँ, लेकिन अब इसमें से अलग कैसे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ताप्ती हो जाएगा, जो कि अलग है इन सब से। और ताप्ती अलग कैसे होगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी जितनी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ये अकेले है जो कि अरब सागर में समाहित होती हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि अलग है। इसके बाद 48 को आप देखें, इसमें कहा गया कि शालिनी ने एक चित्र की ओर देखकर कहा कि वह औरत जो चित्र में है उसकी माँ की इकलौती बेटी की बुआ है। ठीक, मतलब वो जो औरत उस चित्र में दिखाई दे रही है वो इसकी माँ की इकलौती बेटी की बुआ है। तो चित्र में विद्यमान औरत का शालिनी के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। यहाँ आप देखें, वो चाची का संबंध है, भाभी और ननद ये दोनों एक साथ दे दिया है, भाभी या ननद का संबंध है, बहन का संबंध है या फिर पुत्री का संबंध है। तो भाभी का संबंध है, इसमें यही कहा गया है ना कि बेटी की बुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ अगर देखें तो भाभी का संबंध है, सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 को देखें। यहाँ कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहले वाले में कहा गया कि कुछ मोबाइल जो है वो उपकरण है, यानी डिवाइसेस हैं, और सभी उपकरण जो है वो भारी धातुएं हैं, मतलब जितने भी टूल्स हैं वो कैसे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट हैं।
अब निष्कर्ष ये निकाला गया है कि कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं या भारी धातुएं। ठीक, यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य है। तो कुछ मोबाइल जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट है यानी भारी वस्तुएं हैं, और कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है, ये बी वाले में कहा गया। उसके साथ ये तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं। कथन में सिर्फ 2 ही दिया है, लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर 3 निकाला है। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। देख लीजिए, इसमें से जो पहला और तीसरा है वो इसके साथ ताल्लुक रखता है, यानी कथन के साथ मेल खाता है, पहला वाला और तीसरा वाला। इसे साफ कर लेते हैं फिर से। देखिए, पहला वाला जिसमें कि कहा गया है कि कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। ठीक, क्योंकि इसमें ये कहा गया है ना कि कुछ मोबाइल जो है वो उपकरण है, और जितने भी उपकरण हैं वो सब भारी वस्तुएं हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ मोबाइल भारी उपकरण हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सी वाला कहा गया है कि कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं, तो इसमें दोनों ही सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो काम नहीं करता है, और इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि पहला और तीसरा फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। इसमें आपको अरेंज करना है, एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में ये जो पूरा शब्दावली दी है इसको व्यवस्थित करना है। पहले में दिया है परिवीक्षा, उसके बाद पदोन्नति, फिर नौकरी, साक्षात्कार और स्थायीकरण। प्रक्रिया जो होती है ना, मतलब पहले क्या होता है उसी हिसाब से आप देखिए। तो 50वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। डी वाले ऑप्शन को चुनिए, यानी चौथा तीसरा पहला, पांचवा दूसरा। डी वाले ऑप्शन के हिसाब से आप अरेंज करेंगे तो आप पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। सीधी बात है कि पहले तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पहले ये जांचा जाएगा कि आप उसके लायक हैं कि नहीं, तो पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको कहीं जाकर जॉब मिलेगी, तब जाके आपकी परिवीक्षा होगी, तब जाकर जो स्थायीकरण और पदोन्नति का नंबर है वो आता है। तो उस हिसाब से डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 51 की ओर, और यहाँ पर दिया हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा Jiuan-102E नाम का एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। ये देश कौन सा है आप बताइए। ये चाइना है, रशिया है, अमेरिका है कि जर्मनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ये चाइना है। वैसे भी नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जियुआन जैसा जो नाम है इसमें से किस देश से जुड़ा हो सकता है, चीन से। प्रश्न संख्या 52 में आपसे कहा गया कि दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ के रमन्ना में फिर से बनाया गया रमन्ना काली मंदिर, और उसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो रामनाथ कोविंद जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, अब्दुल हमीद ने किया, या फिर शेख हसीना के द्वारा किया गया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होगा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इसका तत्कालीन उद्घाटन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। कौन सा पड़ोसी देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बनने जा रहा है। जो भारत का यूपीआई सिस्टम है उसको ये अडॉप्ट कर रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान, इसमें से नेपाल हो जाएगा। नेपाल के द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। हाल ही में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। यूक्रेन और रूस की लड़ाई लंबी छिड़ती जा रही है और वहाँ फंसे हुए भारतीय छात्रों को ले आना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। तो आप बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला होगा, ऑपरेशन गंगा। ये मिशन चलाया गया था और इसके तहत वहाँ से छात्रों को लाया गया था। 55 को देखिए। हाल ही में किसने लगभग $44 बिलियन में सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अपना नियंत्रण हासिल किया। तो ये डील काफ़ी विवादास्पद रही है, मतलब इसमें डील से किनारा विवाद में किया गया। फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, एलन मस्क हो जाएगा। बाद में ये आनाकानी करने लगते हैं कि अभी जो ट्विटर की विश्वसनीयता है उस पर इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन डील की जो बात है वो किसके साथ होती है, एलन मस्क के साथ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA, उसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य बन गया है। ISA का मतलब क्या है, ये बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इस अलायंस का ये 105वां सदस्य बना है। म्यांमार, नेपाल, चाइना की भूटान, कौन सा होगा। तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल इसका 105वां सदस्य बन गया है। इसके बाद 57वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कौन है, मिताली राज है, काफ़ी चर्चा में है, इन पे पूरी फिल्म भी बनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामित किया, मतलब बन चुकी हैं अब राष्ट्रपति। तो ये पुराना क्वेश्चन। और किस राज्य की ये पूर्व राज्यपाल के तौर पे काम कर चुकी हैं, ये पूछा जा सकता है। मतलब ये इससे पहले क्या थी, तो राज्यपाल थी, इतना तो आप जानते हैं। कौन से राज्य की थी जरा बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड। तो आप जानते ही हैं कि ये झारखंड से जुड़ी थी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जुलाई 2022 में हरियाणा के पंचकूला में नवनिर्मित राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान निफ्ट
इसका किसने उद्घाटन किया था? ये बना कहाँ पे है? नवनिर्मित है यानी अभी अभी बना है, तो पंचकूला में बना है, हरियाणा में। अब बताइए उद्घाटन किसने किया था? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। ठीक, इसमें से करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 13 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया, मतलब ये एक न्यूज़ है। और यह रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें डेट दी है, डेट भी पूछी जा सकती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। अब बताइए किस जिले में? तो राजौरी में है, रियासी में है, उधमपुर में है कि श्रीनगर में? ये रियासी में पड़ेगा। यहाँ जो लोकेशन है उसके हिसाब से बी वाला होगा। इसके बाद 61 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यूनियन टेरिटरी दी है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। तो अंडमान निकोबार में 3 है टोटल, वैसे ही दिल्ली में 11 है और पुडुचेरी में 6 है, जबकि लद्दाख में 2 हैं। अब इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पुडुचेरी में जो 6 दे रखा है ना, वही गलत है। असल में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, आप जानते ही हैं। जिलों की संख्या है 3, क्षेत्रफल यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है, यहाँ सिर्फ एक ही जिला है, खुद चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब एक में मिल चुके हैं, तो यहाँ जिलों की संख्या है 3। दिल्ली इसकी राजधानी खुद दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी और क्या हो सकती है? तो इसमें 11 जिले हैं। कावारत्ती ये असल में लक्षद्वीप की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेशों में, और यहाँ जिलों की संख्या है 1। पुडुचेरी की राजधानी खुद पुडुचेरी है और यहाँ जो जिलों की संख्या है वो है 4, यहाँ दिया है 6 और इसीलिए गलत था। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आप जानते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 में आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति, इन सब का ब्यौरा मिलता है। ये कौन से नंबर का हिस्सा है, मतलब कौन सा पार्ट है? तो इसका सी हो जाएगा। ये 5वां भाग है। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक इसका विवरण दिया गया है, तो ये 5वां हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। लोकसभा का पहला चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? सीटों की संख्या बताइए, पहले चुनाव की बात हो रही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप देखिए 489 यहाँ होना चाहिए और ए वाले ऑप्शन को हम इसीलिए चुनते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। डेट भी आपसे पूछी जा सकती है और ये चला था 21 फरवरी 1952 तक, मतलब पूरा चुनाव का जो क्रम है वो इतने समय तक चलता है और 489 सीटों के लिए ये संपन्न होता है। इसके बाद 64वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को निम्नलिखित में से किसको अंगीकृत किया था, यानी अडॉप्ट किया था? ये ध्वज को अडॉप्ट किया गया था, एंथम को, या फिर सॉन्ग को, या इसमें से सभी को? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मतलब मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि होती है। राष्ट्रमंडल का वो सदस्य जरूर था लेकिन संप्रभु राष्ट्र था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी को 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो वो सब चीज़ें एक साथ हुई थी लेकिन ध्वज को पहले अपनाया गया था और ये 1947 की बात है। तो ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। 65 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के हिसाब से संसद को विधान परिषद की स्थापना और उसे खत्म करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये कौन से नंबर का आर्टिकल है, जरा बताइए। ये तो सिंपल है, बस याद करने की बात है। तो 169वें नंबर का ये आर्टिकल है 169, जिसमें कि ये विशेषाधिकार संसद के पास मौजूद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। यहाँ कुछ दिवसों के नाम दिए हैं, डेट दे रखी है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी मधुमेह दिवस मनाया जाता है 4 नवंबर को, ऐसा दिया है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को और ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन खुशी मनाते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसा मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन इस बीमारी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना ये उद्देश्य होता है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? इसका बी वाला सही हो जाएगा। मतलब मलेरिया दिवस की जो तारीख है ना वो एकदम परफेक्ट दी है, बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ दे रखे हैं। अब इसमें से डायबिटीज़ डे को अगर आप देखें तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और हीमोफीलिया डे जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस यानी जो ट्यूबरकुलोसिस डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है और कुष्ठ रोग दिवस भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 67वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 67 इसमें पूछा जा रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सबसे पहले हुई थी। यहाँ कुछ संगठनों के नाम दिए हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसमें से आप देखकर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये पेरिस में फ्रांस में देश के हिसाब से लोकेशन, तो ये स्थापित हुआ था 1919 में। बाकी जितने हैं वो इसकी तुलना में नए हैं, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में।
और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, आप जानते हैं। हालांकि पुराना है लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है वो आता है 1995 में सामने। इसके बाद एशियाई विकास बैंक को आप देखते हैं तो ये फिलीपींस में इसका पूरा केंद्र है, 1966 में स्थापित हुआ था। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसकी स्थापना का जो समय है वो 1930 का है, बेसल स्विट्जरलैंड वाला। लेकिन इसमें सबसे पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फ्रांस में है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। आगे चलते हैं। 68वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? तो पहले तो राज्य ही था लेकिन अभी ये यूटी बन गया है और जम्मू कश्मीर यहाँ पे हम चुनेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। और माफ कीजिए, यहाँ जब ये राज्य के तौर पे था तो ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा बन गया है तो यहाँ लेह होगा। ठीक, जम्मू कश्मीर नहीं होगा बल्कि लेह हो जाएगा। अगर आप एक संयुक्त तौर पे देखें तो पहले ये जम्मू कश्मीर में पूरा था तो उस हिसाब से था, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से इसकी लोकेशन लेह में है। आगे चलते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि देश का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये जो हेमिस हाई है ये ऊंचाई पर है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 को आप देखें, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम दिया है। फिरदौसी का लिखा हुआ है भोज प्रबंध, ऐसा इसमें दिया है। भर्तृहरि नाम के राजा थे, उन्होंने नीति शतक नाम का ग्रंथ लिखा था। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र और रसखान ने लिखा था प्रेम वाटिका को। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? इनकरेक्ट आपको चुनना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। फिरदौसी क्यों भोज प्रबंध को लिखने लगे? ये देखकर भी अटपटा लग रहा है तो इसको आप आराम से बाहर कर सकते हैं। शाहनामा इन्होंने लिखा था। ठीक, भोज प्रबंध को किसने लिखा था जरा बताइएगा, इसमें से भोज प्रबंध के लेखक कौन थे? बाकी जितने हैं वो सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें भी वही काम करना है। तो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, मतलब उनके डिज़ाइन और उन पे जो चित्रकारी और रंग इत्यादि था वो भिन्न भिन्न था। और क्षेत्र का नाम आपको बताना है इसमें। तो क्षेत्र का नाम पहले से दिया है, उसमें से 3 सही है, कोई एक गलत है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें जो कागजी मृदभांड का दे रखा है तो इसकी जो सही लोकेशन है, यहाँ आप देखें कागजी पॉटरी, और इसकी जो लोकेशन है वो दी है वेस्ट बंगाल, लेकिन उत्पत्ति का स्थान जहाँ से ये जन्म लेता है, लेकिन ये उत्पत्ति का स्थान सही नहीं है, अलवर राजस्थान इसका हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो ठीक हैं। काले मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, नीले जो मिट्टी के बर्तन है वो जयपुर राजस्थान, वो भी ठीक दिया है। ये राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर। और कागजी वाला आपने अभी अभी देखा, ये अलवर राजस्थान का जो है वहाँ पे। और डलगेट मृदभांड जो है ये जम्मू कश्मीर के हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 को देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये गद्यांश दिया है यहाँ पे, और पैराग्राफ में 71 से लेकर 75 तक के प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। तो पहले आप पैराग्राफ को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? मतलब जब आप पैदा होते हैं तो क्या आपको पता होता है कि आप कौन हैं? कुछ नहीं मालूम होता, सिर्फ भूख लगती है तो रोते हैं, माँ पास में होती है तो सोते हैं, यही होता है। तो जन्म के समय हमें अपने अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। और क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? इसका अर्थ ये है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग है या फिर भिन्न है। उसे अपने बारे में कोई जानकारी या समझ नहीं होती है। इन सभी शब्दों में हमारा तात्पर्य स्वयं के मानसिक निरूपण यानी मानसिक चित्रण से है। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये उसी का हाथ है। कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा, वो नींद में रहते हैं और ऐसे मुट्ठी उनकी बनी ही रहती है, हाथ अभी पूरे फैले तो रहते नहीं हैं, और वो मुट्ठी में अपने ही बालों को भींच लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये बाल उन्हीं का है। उसको वो पकड़ लेते हैं, जब दर्द होता है, दर्द की अनुभूति तो होती ही है, तो रोना शुरू कर देते हैं, तो छुड़ाना पड़ता है। तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं ना, ये एकदम नवजात शिशु जो है उनके साथ होती हैं। तो वही इसमें कहा गया है। इसके बाद आप देखें, कहा गया कि और वह उन अन्य सभी लोगों और वस्तुओं जिन्हें कि वह अपने चारों ओर देखता है उससे अलग है, इसका आभास नहीं कर पाता है। स्वयं की भावना ये शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से पैदा होती है, ये पैदाइशी नहीं होती है। अपना पराया की जो भावना है ना, ये पैदाइशी नहीं होती है। और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। 18 महीने का जो बच्चा है वो ये पहचानने लगता है कि वो कौन है, मतलब कुछ हद तक। और 14 से 24 महीने की आयु वर्ग के जो शिशु हैं उन पर एक रुचिकर प्रयोग किया गया, और उसके तहत ऐसा माना जाता है कि शिशु के गाल पे लाल लिपस्टिक या कोई भी रंग का बिंदु लगाया जाए और उसे शीशे के सामने लाया जाए। तो यदि शिशु को खुद के बारे में जानकारी है तो वह स्वयं के गाल पर शीशे में जो लाल धब्बा है उसको देखकर अपना गाल छुएगा।
और यदि उसे स्वयं के बारे में जानकारी नहीं है तो वह शीशे के प्रतिबिंब को छुएगा, मतलब उस चेहरे को छुएगा जो उसे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होगा कि वो धब्बा असल में उसी के चेहरे पे है। और वो प्रतिबिंब के साथ खेलेगा, जैसे कि कोई अन्य शिशु उसके सामने हो। आपने चिड़ियों का व्यवहार देखा है, जैसे तोते, उन्हें शीशा दिखा दीजिए तो वो सोचते हैं कि सामने वाले जो इमेज दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो असल में कोई दूसरा पक्षी है, दूसरा तोता है, तो वो उससे खेलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ वैसी ही स्थिति बच्चों की भी होती है। अब इसमें शीर्षक आपको बताना है। ये तो पैराग्राफ दे दिया, अब शीर्षक खोजिए, बताइए शैशवावस्था इसका शीर्षक होगा, या शैशवाकाल या शैशवकाल के दौरान स्वयं। स्वयं का मतलब यहाँ पे हम से तात्पर्य है, तो वही चीज़ दूसरे ढंग से दी है, शैशवकाल और हम, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो इसमें से कोई भी विकल्प यानी कोई भी शीर्षक बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन चुनना है इसी में से, तो आप चुनकर बताइएगा कौन सा होगा। शैशवकाल के दौरान स्वयं, ये वाला कुछ हद तक बेहतर है। इससे भी अच्छा अगर कोई शीर्षक आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद 72वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि बच्चा स्वयं को पहचानता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर वो खुद को पहचान रहा है तो वो खुद को छुएगा, और खुद को नहीं पहचान रहा है तो वो शीशे में दिखने वाले खुद को छुएगा। समझे? तो इसमें से आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? 72वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्वयं के गाल पर जो धब्बा है उसको देख के वो शीशे वाली परछाई को नहीं छूकर खुद को छुएगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर वह स्वयं के गाल पर शीशे में लाल धब्बा देखकर गाल छुएगा। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। आगे चलते हैं। गाल किसका छुएगा? खुद का छुएगा, और अगर खुद को नहीं पहचान रहा है तो वो अपने प्रतिबिंब को छुएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद 73वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 73 में आपसे कहा गया कि दिए गए अनुच्छेद के हिसाब से लगभग कितने महीने के बाद एक बच्चा खुद को पहचानने लगता है? 25 महीने का हो जाने के बाद, 30 महीना, 18 महीना की 12 महीना। तो 18 महीने के बाद धीरे धीरे करके कुछ न कुछ अपने बारे में जानकारी होने लगती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी। इसके बाद 74वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अनुच्छेद की पहली लाइन में दिए गए शब्द अस्तित्व का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? अस्तित्व शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? विद्यमान होगा, विद्यमानता होगा, निराकार होगा कि विज्ञ होगा? तो विद्यमानता होगा, मतलब मौजूदगी। अस्तित्व का मतलब क्या है? उपस्थिति या मौजूदगी, तो विद्यमानता। इसके बाद आप देखें 75वें प्रश्न को। शिशु के गाल पर लाल रंग का बिंदु लगाने के पश्चात उसके शीशे के समक्ष प्रस्तुति करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मतलब ऐसा जो प्रयोग है उसको करने की नौबत क्यों आई? ताकि वो शीशे के साथ खेले, या खुद के गाल पर लगाए गए बिंदु की आलोचना करे, आपको बुरा भला कहे कि आपने उसे लिपस्टिक से क्यों बिगाड़ा, और प्रयोग के द्वारा ये निश्चित किया जा सके कि वो खुद को पहचान रहा है कि नहीं, उसकी मानसिक स्थिति का भी परिचय तो प्राप्त करना है। ये ठीक है कि हमें पता है कि 18 साल के बाद बच्चे खुद को पहचानने लगते हैं, लेकिन सारे बच्चों का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। ये ईश्वरीय देन होती है। मस्तिष्क का जो निरूपण है ना, उसमें क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं, बौद्धिक क्षमताएं। तो हो सकता है कि वो शिशु किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो तो वो खुद को न पहचान पाए, पहचानने में देर करे, तो उसका यथासंभव और समय से इलाज करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए भी जो चिकित्सक होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इसमें से जो सी वाला है वो ठीक है, ताकि प्रयोग के द्वारा ये निश्चित किया जा सके कि वो खुद को पहचानता है कि नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला, और ये भी प्रश्न संख्या पैराग्राफ पे ही आधारित है। कहा गया कि सुख का अर्थ प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब आप सुखी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां सब की सब आपके अनुकूल हैं। ये जीवन जो है ये धूप छांव का खेल है, ये तो आप सभी जानते हैं। जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयां चलती रहेंगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक जगह रुके नहीं हैं, तो आप कठिनाइयों का सामना करेंगे। हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज आते रहेंगे और उनको स्वीकार करना होगा। बाधाओं का स्वरूप संपन्न किए जा रहे कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, इससे ये तय होगा कि बाधा कैसी आएगी। अगर आप कोई बड़ा या महान काम कर रहे हैं तो उतनी ही बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, और कोई आप सामान्य सा काम कर रहे हैं तो वैसे ही छोटी छोटी बाधाएं आएंगी। ये आपके किए गए कार्य पर निर्भर करता है। अब इसमें एक कवि ने कहा है, कवि का यहाँ उल्लेख किया गया है कि जिसे प्रकृति के द्वारा नायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, या प्रकृति उसको नायक बनाना चाहती है, तो उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो बहुत भारी, उग्र और भयंकर होंगी। मतलब ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी जिसे कि आम आदमी नहीं पार कर सकता है, और असल में वो उसकी परीक्षा होती है। प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि वो आदमी योग्य है कि नहीं। ठीक, तो एक सामान्य मनुष्य के जीवन में बाधाएं भी सामान्य होती है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में अगर कठिन समय चल रहा है और बहुत भयंकर मुसीबतें आ रही है, ऐसी ऐसी जो दूसरों के सामने ना आए, सिर्फ आप ही के सामने आए, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप प्रकृति के द्वारा चुने गए हैं। निश्चित तौर पर आगे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा गया है। फिलहाल कठिन दुष्कर परिस्थितियों से गुजरने पर वह तराशा, निखारा और संवारा जाता है। थपेड़े और
जो पटकियाँ होती हैं, बार बार पछाड़े खाता है, वो कर्ता को जीवन का मर्म समझाती हैं, जीवन असल में क्या है ये बताती हैं। इसलिए सुधी जिज्ञासु जन प्रभु से सहज निर्बाध जीवन नहीं मांगते, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने की शक्ति और धैर्य की याचना करते हैं। आप अगर भगवान के सामने स्तुति करते हैं और उनसे ये मांगते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, तो ये गलत मांगते हैं आप। आपको ये मांगना चाहिए कि हमारे सामने नई चुनौतियाँ आएँ और मुझे उससे जूझने की ताकत प्राप्त हो, वो ताकत मुझे दीजिए। और ठहरे हुए समुद्र में नाविक की सूझबूझ और कौशल नहीं दिखता है और न वो इससे सीख सकता है। वो सीखेगा तभी और थपेड़े से जूझेगा तभी जब तूफान आएगा, समुद्र में लहरें उठेंगी। तो जब समुद्र में भयंकर भंवर पैदा हो रहा हो, उस समय समुद्र में नाव उतारने का साहस जिसके अंदर है वही नायक है। तो इस तरीके का ये पैराग्राफ है। अब आपको ये बताना है, यहाँ देखिए बताना क्या है। और भी एक पैराग्राफ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, यहीं पर समाप्त नहीं है। आगे कहा गया कि विषम होती परिस्थितियों को समस्या मानकर घुटने टेकने वाला व्यक्ति चिंता और व्याकुलता के भंवर में जकड़ जाएगा। आप जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और बाहर निकलने का मार्ग न सूझने पर वह समाधान से और दूर हो जाएगा। जब आपको तत्काल में कोई रास्ता न दिखे तो आप और उस भंवर में डूबते जाते हैं। यदि मामले में सफल न होने पर जहाँ एक व्यक्ति हताश हो जाता है और दूसरा वही जानता है कि हार तभी होती है जब हार मान ली जाए। सामने से आपको पराजय मिली, आप एक बार एग्जाम दिए, असफल हो गए, तो आप अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो दोबारा आप परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे, तो सफलता की संभावना ही खत्म है। तो हारेगा वही जो प्रयास करेगा। तो ये चीज़ जो जानता है वही जीतता है। पूरा खेल जो है वो सोच का है, दिमाग का है, माइंड सेट का है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से कठिनाइयों कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा, इन्हें तो भोगना ही होगा, क्योंकि इंसान का जीवन इसीलिए हुआ है, दुख भोगने के लिए। बौद्ध धर्म में आपने देखा ना कि पूरा जीवन ही दुख है, और दुख है तो उसका निरोध भी है, उसके निरोध पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिपदा भी है, मतलब उसका समाधान भी है। सकारात्मक सोच से कठिनाई की उग्रता को शांत किया जा सकता है। समस्या से अगर आप रूबरू नहीं होंगे तो समस्या आप पर चढ़ जाएगी और आप उसमें डूब जाएंगे। प्रभु की योजना में अवरोधों का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं होता है, बल्कि सशक्त बनाना होता है। और दुष्कर क्षणों में हम अभिनव संभावनाएं तलाशते हैं, स्वभाववश कुछ त्रुटियों की पुनरीक्षा भी करते हैं। जीवन के कुछ अहम आयाम दुष्कर दौर में भी सीखे जाते हैं, और तूफान की भांति कठिनाइयाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। अगर आप निरंतर चलायमान हैं तो आप उस तूफानी चक्रवाती क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। विषम परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि उनके कारण ही आप अपने अंदर जो सोया हुआ सामर्थ्य है उसको पहचान पाते हैं। इंसान के अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है वो नहीं जानता है। जब उसके सामने वो मौका आता है, कठिनाई आती है, और उसमें वो जब अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, तो उसको मालूम होता है कि अतुलित सामर्थ्य उसके अंदर मौजूद है। और जिस दिन हम सामर्थ्य को जान जाते हैं, उसे प्रयुक्त कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ दोस्तों बहुत अच्छा है। मॉक टेस्ट आप हल कर रहे हैं तो समय यहाँ ज़्यादा आपका लग रहा है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। फिलहाल कहा गया है कि सत्य कथन कौन सा है, उस अनुच्छेद के आधार पर यहाँ जरा देखिए। तो सुख का अर्थ प्रतिकूल परिस्थितियों की उपस्थिति नहीं है, ऐसा कहा गया। थपेड़े और पटकियाँ कर्ता को जीवन का मर्म समझाने में अक्षम होती हैं, यानी समर्थ ही नहीं होती हैं। और ठहरे हुए समुद्र में नाविक सूझबूझ और कौशल नहीं सीख पाता है। जीवन के कुछ अहम आयाम अच्छे दौर में ही सीखे जा सकते हैं। अब बताइए कि सही क्या है, इसमें से सही कथन कौन सा है। तो बाकी जितने कथन हैं उनमें कुछ न कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये वाला जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये सही दिया है। ठहरे हुए समुद्र में नाविक सूझबूझ और कौशल नहीं सीख सकता है। किस तरह के समुद्र में सीखेगा? जहाँ ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा हो, लहरें बार बार पटक रही हो, नाव उलट रही हो, फिर सीधा करके वो उसमें चढ़ रहा हो और पतवार से खेरा हो, ऐसे समुद्र में वो सीख पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें और भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 77 में कहा गया कि समस्या से अगर आप मुखातिब होते हैं, उसकी आंख में आंख डालकर देखते हैं, तो नतीजा क्या होगा? समस्या आप पर हावी हो जाएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं है, और समस्या विजयी हो जाएगी। ये ऐसा हो नहीं सकता। समस्या हम पर हावी नहीं हो पाएगी, हम उस पर हावी हो जाएंगे, और यही सत्य है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। एक बार आंख में आंख डालकर देखिए। तो 78वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विषम प्रतीत होती परिस्थितियों को समस्या मानकर घुटने टेकने वाला जो मनुष्य है वो चिंता और व्याकुलता के भंवर में जकड़ जाएगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि उसे समस्या से निजात पाने का रास्ता मिल जाएगा? कभी नहीं। बाहर निकलने का मार्ग न सूझने पर वह समाधान से और दूर हो जाएगा, और यही सत्य है। ठीक, यही सत्य है। सी वाला भी गलत है, क्योंकि बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा लेकिन वह समाधान से दूर हो जाएगा। बाहर निकलने का मार्ग तभी निकलेगा जब आप हाथ पैर चलाएंगे, घुटने टेकने से नहीं निकलेगा। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 79वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 79। जिसे प्रकृति नायक की भूमिका निभाने के लिए तत्पर करती है, यानी प्रेरित करती है, उसके मार्ग में क्या होता है? फूल बिछे होते हैं? नहीं। साफ सुथरा मार्ग होता है? नहीं। वहाँ पर कांटे ही कांटे होते हैं।
और उग्र अवरोध होता है। ऐसी ऐसी बाधाएं होती हैं जो कि आम मनुष्य के सामने आए तो वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो जो साहसी व्यक्ति है वो निरंतर आगे बढ़ता है और प्रकृति ऐसे ही लोगों को चुनती है, आगे बढ़ाती है। आपने पांडवों का जीवन देखा, राज परिवार में जन्म लेने वाले युवराज थे, लेकिन उनकी पैदाइश जंगल में होती है। माता जो है वो साधारण तपस्विनी बन के उन्हें पालती पोसती हैं। कुछ समय बाद वो राजप्रासाद में आते हैं तो भाइयों का झगड़ा सामने आता है और अधिकतर समय उन्हें जंगल में बिताना पड़ता है। अंत में युद्ध झेलना पड़ता है। तो बहुत कुछ झेलते हैं, लेकिन उन कांटों के रास्ते पर चलकर वो जब निखर कर आते हैं तो सूरमा बनकर उभरते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम का जीवन देखिए, वो बच्चे से बड़े होते हैं, गुरुकुल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, विवाह होता है, जब राज्याभिषेक का नंबर आता है तो बाधा खड़ी हो जाती है। जंगल में जाना पड़ता है, वहाँ भी सीधे से जिंदगी नहीं बसर कर पाते हैं। जब वनवास खत्म होने का दौर आता है उस समय माता सीता का अपहरण हो जाता है। मतलब अब वनवास पूरा ही होने वाला था और उन्हें राजपाट फिर से मिलने वाला था, लेकिन अब युद्ध की नौबत आ जाती है। युद्ध लड़ते हैं, वो भी राक्षसों की बड़ी सी सेना से। तो ये सब कठिनाइयाँ जो है वो आम इंसान के जीवन में नहीं आती हैं, एक नायक की जिंदगी में आती हैं। तो इतना है। इसके बाद 80वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि ये जो सुधी शब्द है इसका मतलब क्या है। अमृत होता है, विद्वान होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति को कह देते हैं या फिर अग्रणी को कहते हैं, तो विद्वान को कहते हैं। सुधी जन आपने कहा है ना, तो सुधी मतलब वो सुध लेने वाला नहीं, सुधी मतलब जानकार अर्थात विद्वान। इसके बाद 81वें प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर ये ग्राफ बना है और इसमें डायरेक्शन दे रखा है कि ग्राफ में जो टाइप ए और टाइप बी की कार हैं उनका निर्यात दर्शाया गया है। दो प्रकार की कार हैं, उनके निर्यात को इसमें रुपए मिलियन में दर्शाया गया है। तो आपको ये बताना है, इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक तरफ आप देखें, इसे जूम कर लीजिए, देखिए एक तरफ वर्ष दिया है, यहाँ आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट है वो दे रखा है। यहाँ 2014 का समय दिया है, 2015 का दिया है, 2016 का दिया है, 17 का दिया है और 18 का दिया है। अब इस आधार पे उत्तर देना है कि वर्ष 2015 और 18 के दौरान दोनों कारों का कुल कितना निर्यात हुआ है, ये आपको इसमें से देखकर बताना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये रीजनिंग वाले जितने क्वेश्चन हैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अलग से वीडियो बनाकर दिया जा सकता है, अगर चाहिए तो बताइएगा। अब यहाँ पर देखें 81वें नंबर के क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2015 की बात हो रही है और 2018 की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे 15 और 18 की बात हो रही है। देख लीजिए और बताइए। ग्राफ को देखने का तरीका आना चाहिए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला 1025। ठीक, डी वाले ऑप्शन को चुनेंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 82 को देखिए, उसी आधार पर आंसर देना है। 2016 और 2018 में दोनों प्रकार की कारों का निर्यात अनुपात कितना है। यानी ये नहीं पूछा है कितना निर्यात हुआ है, ये पूछ रहा है कि रेशियो कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। 19-25 का अनुपात है। यहाँ जो आप रेशियो है उसको देख लीजिए वर्ष के हिसाब से, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 19:25 का हो जाएगा। 83वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा गया कि उपरोक्त जो प्रदर्शित ग्राफ है उसमें जो वर्ष दिए हैं, किस वर्ष कार ए का निर्यात न्यूनतम हुआ है। कौन सा ऐसा साल है जिसमें कि जो ए वाली कार है उसका निर्यात न्यूनतम हुआ है। ए वाली को नीले रंग से दर्शाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा होगा। यहाँ 2014 का दिया है, यहाँ 2015 है, यहाँ 2016 है, ये साल दिया है और यहाँ पे निर्यात दे रखा है। तो ये तो आराम से आप उत्तर देख सकते हैं, मतलब इसे देखकर बता सकते हैं। इसे जूम कर लिया गया है, देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ विकल्प देखिए आप, 83वां, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। 2015 में सबसे न्यूनतम हुआ है। ए वाली कार का जो निर्यात है वो 2015 में सबसे कम हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया उसमें कहा गया कि कार बी वर्ष 2018 में हुए कुल निर्यात तथा कार ए का जो 2016 में हुआ कुल निर्यात है, दोनों में अंतर कितना है, दोनों के बीच में कितना फर्क है, ये आपको बताना है। 55, 65, 50 या 40। तो 50 का अंतर है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिएगा। मतलब ये है कि ग्राफ देखकर पहले तो 2018 का जो कार बी का निर्यात है उसको पता कर लीजिए, उसके बाद कार ए का जो 2016 का कुल निर्यात है उसको पता कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 50। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 85वां प्रश्न। इसमें ये अंतिम है उस ग्राफ से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि 2014 से लेकर 2017 तक टाइप ए कारों का जो कुल निर्यात है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, टाइप ए यानी जो नीले रंग का ग्राफ में बना हुआ था, मतलब स्तंभ बना था, तो उन कारों का जो कुल निर्यात है वो 2015 से लेकर 18 तक में टाइप बी के कुल निर्यात के लगभग कितने प्रतिशत कम है। मतलब जो टाइप बी वाली कार है उससे ये कितने प्रतिशत कम है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2014 से लेकर 2017 तक की जो टाइप ए की कारों का कुल निर्यात है वो 2015 से लेकर 2018 तक जो टाइप बी का कुल निर्यात है उससे कितना प्रतिशत कम है, दोनों की तुलना करनी है। तो 30.4 कम है, 14.3 कम है, 31.3 कम है या फिर 23.8 कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा, 23.8 यानी डी वाला हो जाएगा।
अब अगले वाले में भी ग्राफ है और यहाँ आपको ये बताना है कि जो ग्राफ दिया है 2013 से लेकर 2017 के दौरान किसी भी देश में दवाइयों का आयात और निर्यात दिया है रुपए करोड़ में। अब इसका ग्राफ का अध्ययन करके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर दीजिए। इसमें इंपोर्ट को लाल रंग से और एक्सपोर्ट को हरे रंग से दर्शाया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इंपोर्ट को लाल रंग से और एक्सपोर्ट को हरे रंग से दर्शाया गया है और यहाँ जो वर्ष है वो नीचे जो एक्स एक्सिस है उस पर दिया है। ग्राफ में आप एक्सिस जानते हैं ना, ये एक्स है और वो वाई है। तो प्रश्न इसमें पूछा गया 86वां, कहा जा रहा है कि वर्ष 2014, 16 और 17 में दवाओं का कुल आयात 2013, 15, 17 में दवाओं के कुल निर्यात से कितने % कम है, प्रतिशत में बताइएगा। और 86वां जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 14.5। यहाँ देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष दवाओं का आयात न्यूनतम रहा था। तो 2014, 2015, 2013, 2016 और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2013 हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 2015 में निर्यात तथा आयात का अंतर वर्ष 2017 के निर्यात और आयात के अंतर से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ निर्यात आयात का अंतर आप देख लीजिए, ये ग्राफ आपका बना हुआ है और इसमें 2013 से लेकर 2017 तक का जो समय है उसमें दर्शाया गया है और यहाँ वही चीज़ पूछी गई है। ठीक, तो 88वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ 50 का अंतर है, मतलब ये पूछा गया था ना कि निर्यात तथा आयात के अंतर से कितना अधिक है, तो 50 अधिक। इसके बाद 89वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे रेशियो 2015 और 17 में कुल आयात तथा 2013-16 का जो कुल निर्यात है उनके बीच का अनुपात कितना है। और अनुपात अगर आप निकालें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 25 और 21 का अनुपात हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसमें से बी वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 90 को देखिए। इसमें कहा गया कि दिए गए वर्षों के दौरान देश के कुल औसत निर्यात, जो प्रतिवर्ष का औसत निर्यात है, उसका 80% से अधिक निर्यात कितने वर्षों में हुआ है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, यानी 3। ठीक, 3 वर्षों में हुआ है। अब यहाँ फिर से एक तालिका बनी है, ग्राफ नहीं बना है बल्कि एक सारणी बनी है और इसमें एक तरफ वर्ष दिया है, दूसरी तरफ कारें दी हुई है ABCDE तक। अब पूछा जा रहा है कि पहले तो ये देख लीजिए कि तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है वर्ष के हिसाब से। तो पूछा गया है 91वें नंबर के क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या जिनमें कि बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है, वो निम्न है, मतलब इसमें से कौन सा है। ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है, मतलब ऐसे कितने वर्ष हैं। तो 1 है, 3 है, 2 है कि 4 है, इसमें से आप देखकर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 2 हो जाएगा। इस प्रकार के जो वर्ष हैं वो कितने हैं, 2 हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 को देखिए। 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा रहा है, सिर्फ प्रतिशत में आपको इसमें देखकर बताना है। तो 31.9 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी होना चाहिए, कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देखें। 2012, 13 और 14 में ए प्रकार की कारों के उत्पादन का वर्ष 2015-16 में डी प्रकार की कारों के अनुपात से क्या है। मतलब यहाँ पूछा गया है कि 2012, 13 और 14 में ए प्रकार की कारों के उत्पादन का वर्ष 2015-16 में डी प्रकार की कारों से अनुपात का क्या है। मतलब अनुपात ही निकालना है, दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो इसमें होगा क्या, 113 और 100 का अनुपात होगा या फिर क्या होगा, 100 और 113 का अनुपात होगा। तो 100 और 113 का अनुपात होगा नहीं, इसमें ए वाला सही हो जाएगा, 113 और 100 का अनुपात होगा। इसके बाद 94वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। 2012 से लेकर 2016 तक बी तथा डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के औसत का अंतर क्या रहा है। तो औसत का अंतर निकालना है। ठीक, दोनों का औसत निकाल के फिर उसको माइनस करना है। तो इसमें प्राप्त कितना होगा, इसका 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.8, यानी बी वाला। ठीक, इसके बाद 95वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 2014 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2014 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन का कितने प्रतिशत है। ए प्रकार की कारों का उत्पादन डी प्रकार की कारों के उत्पादन का कितने प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत में आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 160 हो जाएगा। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट, 160%। 96वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ फिर से डायरेक्शन दे रखा है, 96 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी आधार पे किए जाएंगे। तो वर्ष दिया है और कारों के नाम दिए हैं, मतलब ABCDE कुल मिलाकर 5 कारें हैं।
तो बताइए कि 2018 में कारों के उत्पादन से संबंधित जो डेटा है उसको वृत्त यानी पाई चार्ट के द्वारा अगर दर्शा दिया जाए, इसमें दर्शाया नहीं गया है लेकिन अगर दर्शा दिया जाए तो टाइप सी कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का जो केंद्रीय कोण है वो क्या होगा। इसका आपको बनाना पड़ेगा पाई चार्ट, यहाँ बना नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो त्रिज्य खंड सेक्टर है, मतलब जो सी टाइप की कारों को दर्शा रहा है, त्रिज्य खंड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पाई चार्ट ऐसे गोल सा होता है, पाई का मतलब कचौड़ी होता है, तो ये कचौड़ी के आकार का होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं इस तरीके से। कोई हिस्सा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो ये बड़ा बना देंगे, जिसका छोटा है कम है उसको छोटा बनाएंगे। तो इसका एक सेगमेंट लेना है जो कि टाइप सी की कारों को दर्शा रहा है और उसका केंद्रीय कोण कितना है ये आपको बताना है। तो ये तो तभी पता लगेगा जब आप चार्ट बनाएंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 72 डिग्री हो जाएगा, 72 अंश का कोण बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 97 को देखिए। 2015 में टाइप सी कारों और 2017 में टाइप डी कारों के कुल उत्पादन का 2016 में टाइप बी कारों और 2017 में टाइप ए कारों के कुल उत्पादन से क्या अनुपात है। दोनों का जो अनुपात है, उत्पादन का अनुपात है, वो निकालना होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है 97 का वो सी वाला हो जाएगा। इसमें पहले से ही उसे बोल्ड कर लिया गया है तो ये 4:3 हो जाएगा। इसके बाद 98 को देखिए। 5 वर्षों में टाइप डी कारों का औसत उत्पादन 2018 में टाइप ई कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है ये बताइए, इसमें देखकर बताइएगा। और दशमलव के एक स्थान तक ही गणना करनी है, यानी ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना है। तो 98 का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, 18.6 हो जाएगा। एक ही स्थान तक कैलकुलेट करना था इसलिए इतना ही। 99 को देखें, इसमें कहा गया कि सभी 5 वर्षों के टाइप बी कारों का कुल उत्पादन 2017 में टाइप ए, बी और डी कारों के कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब उनसे कितने प्रतिशत अधिक है ये इसमें देखकर बताना है। तो 47.5 यानी 47.5 अंश, माफ कीजिए 47.5% ये अधिक है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 में सभी प्रकार की कारों के उत्पादन का औसत वर्ष 2016 में सभी प्रकार की कारों के उत्पादन का औसत का अनुपात क्या है, मतलब दोनों का औसत निकाल के उसका अनुपात निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा अनुपात। 1:2 का प्राप्त होगा, मतलब 1:2, 1:3, 1:1 का रेशियो होगा या फिर 1:4 का होगा। और 100 का 1:1 हो जाएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा और सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। और यहीं पर ये टेस्ट समाप्त होता है। श्रृंखला आगे जारी रहेगी, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।